वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 15 जुलाई 2021 और 15 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो अब तक जनवरी से लेकर के अब तक यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून और ये जुलाई माह चल रहा है तो सारे करंट अफेयर्स का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न था कि हाल ही में कौन क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों में, जो कि आप कह सकते हैं T20, वनडे और टेस्ट, ये तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है, तो जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जुलाई माह से जो संबंधित दिवस हैं उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि ये सेक्शन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम है सेव द सेवियर्स। और 1 जुलाई को ही भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस, जो कि ये 66वां स्थापना दिवस था इस वर्ष का 2021 का। और इसके अतिरिक्त मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। और यहाँ पे आगे है 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और इसके अतिरिक्त 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो इसी के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष अमेरिका 4 जुलाई को मतलब कि अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उस बाद यहाँ पे है 5 जुलाई। 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जिनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। ये सारे दिवस का यहाँ पे थीम निर्धारित नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे खाली छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला है 9 जुलाई। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 का थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और इसके अतिरिक्त 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 13 जुलाई को शहीद दिवस। भारत में कई ऐसी तिथियां हैं जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पर जो 13 जुलाई वाला ये शहीद दिवस है ये कश्मीर में मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, कई ऐसी तिथियां जो कि मतलब कि शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। और यहाँ पे अगला है 14 जुलाई। 14 जुलाई को वायु परीक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज है 15 जुलाई, तो आज है थेरापंथ स्थापना दिवस, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और दूसरा है विश्व युवा कौशल दिवस। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं चीज़ों को अपडेट करता चलूंगा। ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपको लेकर सीधे पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके हम सारे प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न कि हाल ही की घोषणा के अनुसार कहां पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC स्थापित किया जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना पटना में किया जाएगा, हालांकि ये कार्य स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे अगला पॉइंट में लिखा गया है कि इस अनुसंधान केंद्र को खोलने का उद्देश्य लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करना है। और इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए यानी कि लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन को संरक्षण देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना किया जा रहा है। और ये घोषणा किया गया है इसकी स्थापना बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया है यह अनुसंधान केंद्र का निर्माण गंगा नदी के किनारे पटना विश्वविद्यालय के परिसर में 4400 यानी कि 4400 वर्ग मीटर भूमि पर किया जा रहा है। ठीक है, और इसको दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको मंजूरी मिली थी 2019 में। ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक हुई थी वहीं पर इसको मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये आयोजित हुई थी और यहीं पे मतलब कि इसके निर्माण को मतलब कि कह सकते हैं सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न कि हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। तो सही आंसर होगा हमारा ए और बी, लेकिन फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा इस प्रश्न का ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बता दूं कि हाल में मेजर जनरल राजपाल पूनिया और उनकी बेटी दामिनी पूनिया द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी गई पुस्तक का 15 जुलाई को पटना में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसका विमोचन जो किया जाएगा पटना में 15 जुलाई यानी कि आज फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं ये जगदीप धनखड़, इन दोनों के द्वारा इसका विमोचन किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात आई है ऑपरेशन खुखरी की, तो इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो ऑपरेशन खुखरी जो है ये पश्चिमी अफ्रीका के सियरा लियोन में वहाँ के विद्रोही संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है कि पश्चिमी अफ्रीका के सियरा लियोन प्रांत में वहाँ के विद्रोही संगठन के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन खुखरी। ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। और इसी पे एक पुस्तक लिखा गया है ऑपरेशन खुखरी पर, जो कि लिखा गया है मेजर जनरल राजपाल पूनिया और उनकी पुत्री दामिनी पूनिया के द्वारा, जिनका विमोचन, इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में 15 जुलाई को बिहार के पटना में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए हैं। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बार बता दूं कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के किशोरों को आपराधिक मामले के कारण रखा जाता है, किंतु वहाँ उनकी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो मतलब बच्चे होते हैं जो कि कोई संगीन अपराध करते हैं, तो वहाँ पर उसको कैद किया जाता है और वहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधा जैसे कि एजुकेशन से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, रहन सहन, उसका पोषण संबंधित सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर यह बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पे अगला में लिखा गया, अगला पॉइंट में कि बिहार का पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी शेखपुरा में है और इसके बाद 17 मार्च 2021 को औरंगाबाद में राज्य का दूसरा और सहरसा में राज्य का तीसरा प्लेस ऑफ सेफ्टी का उद्घाटन किया गया था। अतः वर्तमान में बिहार के 3 जिलों में प्लेस ऑफ सेफ्टी कार्यरत है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी का जो कि निर्माण हुआ था ये शेखपुरा, दूसरा औरंगाबाद और तीसरा सहरसा में। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने बाल बच्चे कैदी जो है वो फरार हुए हैं, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस प्रश्न को बताने का उद्देश्य मेरा यह था कि बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं और प्लेस ऑफ सेफ्टी आखिर होता क्या है, ये बताना मेरा उद्देश्य था। कल वाले वीडियो मैंने एक प्रश्न आपको बताया था कि भाजपा सांसद जो कि थे उनका कह सकते हैं 89 लाख रुपए खाते से फर्जी चेक के जरिए निकाल लिया गया था। तो वहां पर एक बंदे ने कमेंट किया कि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में नहीं पूछाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड बढ़ाइए। तो वहां मेरा उद्देश्य ये नहीं बताना था कितने रुपये वहां उनका कह सकते हैं निकाला गया फर्जी तौर पर, वहां मेरा बताना ये उद्देश्य था कि संसद निधि क्या होती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो वो सारी चीजें मेरा बताना उद्देश्य था, वो आप नहीं देखे। आप लोग का क्या मानसिकता है कि क्वेश्चन जो यहाँ पर हूबहू आप देख रहे हैं, अगर आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पे आपका नजर नहीं रहता है, एक्सप्लेनेशन में क्या ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन में कोई एक चीज को ही ना उठाया जाएगा, क्वेश्चन में आपसे सारी चीजें नहीं पूछा जा सकता है, कोई एक चीज नहीं पूछा जा सकता है। या तो यहाँ पे मैं पूछता है कि कितने बाल कैदी फरार हुए हैं, या फिर मैं पूछता है यहाँ पे बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं, और या तो ऐसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन को कि इनमें से कौन जिले में बिहार में कि प्लेस ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो क्वेश्चन पे कि हूबहू क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए कि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उससे संबंधित जो सारे फैक्ट जो मैं आपको बताता हूँ वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वही आपसे हूबहू एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये चीज से बढ़िए, आगे बढ़िए, उभर के निकलिए, मानसिकता को थोड़ा सा बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि जो आप एग्जाम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं वही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर आप जो एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं वो सारी चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखिए, ठीक है। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी से, तो आपको ये शोभा नहीं देता, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले प्रश्न को। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने यूरो कप फुटबॉल 2020 का खिताब अपने नाम किया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली ने यूरो कप फुटबॉल 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में इटली ने यूरो कप फुटबॉल 2020 का खिताब अपने नाम किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और इसके साथ ही इटली दूसरी बार यूरोपियन चैंपियन बन गया है और पहली बार इटली ने 1968 में ये खिताब अपने नाम किया था, ये खिताब जीता था 1968 में। तो ये सारी
सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यूरो कप 2020 का जो फुटबॉल अभी मतलब कि खिताब जो जीता है, फुटबॉल खिताब, ये इटली के द्वारा जीता और इन्होंने इंग्लैंड को हरा कर जीता है और ये पेनल्टी शूट आउट में ये खिताब जीता गया है और इन्होंने पहली बार जो जीता था 1968 में जीता था। तो यही सारे फैक्ट जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसे आप नोट डाउन कीजिए, अन्यथा हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना अच्छा कंटेंट के बावजूद भी मतलब व्यू इस तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे तो ये चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा और मैं दिन रात आप लोगों के लिए आपकी सेवा में इसी प्रकार से तत्पर रहूंगा जिससे कि मैं जनवरी से अभी तक लगा हुआ हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, चैनल को मतलब कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न कि हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा 12 जुलाई 2021 को शुरू किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध भारत के उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका संबंध भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी से है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है 9 दिनों तक चलने वाला यह रथ यात्रा 12 से 20 जुलाई 2012 से स्टार्ट होगा और 20 जुलाई 2021 तक होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया है जगन्नाथ रथ यात्रा एक हिंदू त्योहार है और इसका संबंध भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण से है। इसका निर्माण यानी कि मतलब इस मंदिर का निर्माण, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो किया गया था, ये कलिंग राजा अनंत वर्मन चौडगंग देव के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखेंगे। इसका मतलब इस रथ यात्रा का जो शुरुआत किया जा रहा है ये मतलब किया गया, ये 12 जुलाई 2021 से किया गया है और ये 20 जुलाई 2021 तक चलेगा, जो कि 9 दिवसीय ये रथ यात्रा है और इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से आप ही याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न है कि हाल में किस भारतीय अमेरिकी ने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये राइट आंसर है समीर बनर्जी, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक समीर बनर्जी ने इस विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बार बता दूं कि भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने हाल ही में अमेरिका के ही विक्टर लिलोव को हराकर विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अपना दूसरा जूनियर ग्रैंड स्लैम खेल रहे 17 साल के समीर बनर्जी ने फाइनल में 7-5 और 6-3 से यह जीत हासिल की, यानी कि 7-5 और 6-3 से इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। किसे हराकर, ये भी आपको ध्यान रखना है, विक्टर लिलोव को हराकर ये विंबलडन जूनियर पुरुष का चैंपियनशिप का जो खिताब है ये अपने नाम किया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है जिनका नाम है समीर बनर्जी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। इस तरह के किसी भी प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे पेड मेंबरशिप लिए हुए उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जब एग्जाम आपका नजदीक रहेगा बीपीएससी वाला, जो कि 67वें बीपीएससी आयोजित होने वाले हैं, तो एग्जाम से 2 या 3 मंथ पहले आपकी करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेवारी हम कराएंगे। अभी जो मतलब ये डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है तो ये तो आप देखिए और जो पीडीएफ मिलता है इससे आपकी तैयारी तो होती ही रहेगी, लेकिन इसका जो रिवीजन होगा, जो आपका मतलब आकलन होगा, आप एग्जाम दे पाएंगे, वो सारे ऐप के माध्यम से कंप्लीट आपका टेस्ट होगा। और मतलब बिहार के सारे स्टूडेंट जो भी मतलब हमारे पेड मेंबरशिप लेंगे वो सारे इसमें भाग लेंगे और ऐप के माध्यम से वो मतलब टेस्ट होगा, जो कि मैं कर रहा हूँ आपको पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स का आपका टेस्ट होगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि एक भी प्रश्न यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। इस पर भी कार्य हो रहा है, ये बहुत ही जल्द ऐप आने वाला है, क्योंकि ऐप में भी डाटा नहीं है तो इसीलिए इसको लॉन्च नहीं किया गया। ऐप पे डाटा अपलोड हो रहा है और ये सारे के सारे आपके लिए मतलब किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी हमारे पेड मेंबरशिप को लेना चाहते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आपकी तैयारी जो खास करके कर सकते हैं बिहार में जो भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसके दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा होने वाली है। खास करके वैसे लोग जो घर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, खास करके महिलाएं और लड़कियां जो कि घर में रहकर तैयारी करते हैं, तो उनके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में किस प्रकार से मटेरियल भेजे जाते हैं और इसकी जानकारी आप लोगों को भी दिया जाता है। तो देखिए, जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन किए, अच्छा रिस्पॉन्स है, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में पोलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भी हाल ही में पोलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है नगमा मलिक को, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में नगमा मलिक पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है नगमा मलिक, और नगमा मलिक यहाँ पे मालिक लिखा गया। नगमा मलिक 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS की अधिकारी है और नगमा मलिक वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो ये फैक्ट यहाँ से आप याद रखिए, 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के यानी कि IFS अधिकारी हैं और इन्हें अभी हाल में पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये सारी चीज यहाँ से आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया?
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वाराणसी, गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और जो यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं, यही है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर या फिर रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र को जापानी शैली में सजाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त इसके परिसर में रुद्राक्ष के पौधे लगाए जाएंगे। और इस कन्वेंशन सेंटर की नींव 2015 में उस समय पड़ी थी जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी लेकर आए थे, इसके दौरे पर आए थे, तो उसी समय इसकी मतलब नींव रखी गई थी। और अभी हाल ही में 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये गुजरात में है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया है। मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2014 में मलाला यूसुफजई को सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से, शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान के लिए वैश्विक स्तर पर मलाला दिवस का आयोजन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मलाला दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को किया जाता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जो किया जाता है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मतलब कि सम्मान के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया मलाला यूसुफजई के बारे में कि मलाला यूसुफजई का जनक नहीं बल्कि जन्म यहाँ पे होना चाहिए। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ था। ये एक पाकिस्तानी नागरिक है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है मलाला यूसुफजई को 10 अक्टूबर 2014 को बच्चों और महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष करने हेतु भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है कि भारतीय बाल मतलब कि अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्हें 10 अक्टूबर 2014 को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तानी नागरिक मलाला यूसुफजई और भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को दोनों को एक साथ दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया और वह यानी कि मलाला यूसुफजई सबसे छोटी उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कारगर सिद्ध हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे कम उम्र में नोबेल शांति मतलब प्राप्त करने वाली महिला है। और यहाँ पे आगे लिखा गया इसके अतिरिक्त 2012 में उन्हें पाकिस्तान सरकार ने भी राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो ये सारे मतलब कि चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पे बात है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान से संबंधित बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक देश है और ब्रिटिश साम्राज्य के फूट डालो और शासन करो की नीति के परिणाम स्वरूप ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था ये ब्रिटिश शासन की जो नीति थी फूट डालो और शासन करो, उसी के परिणाम स्वरूप ही इसका मतलब कि निर्माण हुआ था। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि पाकिस्तान की एक अलग देश के रूप में मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान को मतलब एक अलग राष्ट्र के रूप में देखा गया था और इसका मांग किया गया था। और इस मतलब कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया था और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली को माना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था और ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो राजधानी है ये इस्लामाबाद है, लेकिन राज्य का जो मतलब राज्य नहीं बल्कि देश का जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है ये है कराची, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान की स्थापना जो हुई थी यानी कि इसको आज़ादी जो मिली थी ये 14 अगस्त 1947 को मिला था। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा, यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है। और यहाँ पे आगे है प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। और वर्तमान में पाकिस्तान में 8 राज्य हैं। पाकिस्तान की मुद्रा यानी कि करेंसी जो है ये पाकिस्तानी रुपया है। और प्रथम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के है लियाकत अली खान। राष्ट्रीय वृक्ष है पाकिस्तान का देवदार, राष्ट्रीय फूल है चमेली या फिर जैस्मिन, राष्ट्रीय पशु है मारखोर, राष्ट्रीय पक्षी है चकोर। और अगर हम राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय भाषा उर्दू है तथा द्वितीय राष्ट्रभाषा जो कि मतलब आधिकारिक है यह अंग्रेजी। और वहीं पे प्रमुख त्योहार की बात किया जाए तो पाकिस्तान का प्रमुख त्योहार है ईद। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको पाकिस्तान से संबंधित याद रखना है।
चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नीति 2021-30 जारी किया है। इसका उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अर्थात वर्ष 2021 से 30 की अवधि के लिए प्रस्तावित इस नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक कार्यक्रमों की सुलभता को बढ़ाया जाना, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना, बांझपन समस्या का समाधान करना आदि शामिल है इस नीति के तहत। जो कि अभी हाल में इस नीति का मतलब कह सकते हैं घोषणा किया गया, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इस नीति को नाम दिया गया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2021-30। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से जो संबंधित जानकारी है उसे यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश की स्थिति है और उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड भी है। और यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था और ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि भारत के किस राज्य को ब्रिटिश शासन काल के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था? तो उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश शासन काल के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया, यानी कि 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और उत्तर प्रदेश में जेलों की संख्या है 75। और वर्तमान में राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है। और वर्तमान में पुलिस निदेशक है हितेश चंद्र अवस्थी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने महिला एकल फाइनल में कैरोलिना प्लिसकोवा को 6-3, 6-7 और 6-3 से हराकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और एश्ले बार्टी का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। और इसके अतिरिक्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल में इटली के माटेओ बेरेटनी को हराकर 6ठी बार विंबलडन खिताब अपने नाम किया है। तो दोनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। महिला एकल का बात किया जाए तो इसके विजेता है ऑस्ट्रेलिया के एश्ले बार्टी। अगर वहीं पे पुरुष एकल की बात किया जाए, जो कि कह सकते हैं इसका खिताब जो जीता है, विंबलडन टेनिस का खिताब जो जीता है पुरुष एकल में, अगर हम बात करें तो इसके जो पुरुष एकल का खिताब है ये है सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। इन्होंने जो हराया है ये माटेओ बेरेटनी को हराया है। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के एश्ले बार्टी ने जिन्हें हराया है इनका नाम है कैरोलिना प्लिसकोवा। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों को खोजा गया है? किस राज्य में? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में मकड़ियों की 2 प्रजाति को खोजा गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट के झारबारी रेंज में भूमिगत मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज किया गया है। ये 2 प्रजातियों में ग्रेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी है। इन दोनों प्रजातियों का जो नामकरण किया गया है, ये प्रजातियां ग्रेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी इन प्रजातियों में कहा गया इन दोनों प्रजातियों को। और यहाँ पे आगे लिखा गया इन मकड़ियों का स्थान रेतीली दोमट की सतह से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे होता है। यानी कि भूमि के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर रेतीली दोमट मिट्टी जो होती है वहां पर होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर अंदर। और यह पृथ्वी पर ज्ञात मकड़ियों का सबसे बड़ा परिवार है, जो कि अभी हाल ही में इसकी खोज हुई है असम के पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट के झारबारी रेंज में। तो यहाँ से ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का प्रश्न कि हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुए जनता दरबार के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए कितने आवेदकों के मामले की सुनवाई किया गया है। इस प्रश्न के बारे में, जनता दरबार के बारे में सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो किया है, कल वाले वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और डिटेल में जरूर लिखिए। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखें आपको मैसेज करना है, बल्कि कॉल नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको डेमो के तौर पर कुछ PDF मिलेगा, उसके बाद आप इसे देखेंगे, उसके बाद निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।